नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे चैनल में मौजूद हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल जी, जो कि मंत्री हैं टेक्निकल एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के। इनकी पूरी पॉलिटिकल जर्नी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। बीजेपी के अगर हम कार्यप्रणाली को देखें तो अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को लेकर मेरिट का स्थान दिया जा रहा है। 17 नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, उनमें से एक ये हैं। साधारण परिवार से हैं, टीचर रहे इनके फादर, आज भी इनके भाई लेबर का काम करते हैं। पहले मंत्री हैं जो इनकम टैक्स नहीं देते हैं, बिल्कुल काम के प्रति समर्पित हैं, पार्टी के प्रति समर्पित हैं। चलिए, बहुत सारे विषय हैं, हम आज इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के दफ्तर में और हमारे कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन जी। देखिए सर, जिस तरह से बीजेपी की पार्टी की जो इन दिनों की जो हम देख रहे हैं कार्य प्रणाली है, लगातार हम देख रहे हैं कि बैक बेंचर्स को मेरिट की पोजीशन पे लाया जा रहा है। बैक बेंचर्स का मेरा मतलब नेगेटिव में नहीं है। आप जैसे नए लोग, 17 नए चेहरे इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में लिए गए थे, जो पहला मंत्रिमंडल हुआ था। 17 नए चेहरे और बहुत सारे कद्दावर जो नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं और जो वरिष्ठ नेता हैं, वो सब को अभी नहीं लिया गया, वो जगह नहीं दी गई। अगर हम कहें ये जो चेंज आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? पार्टी में नए बदलाव आए और जो मैदानी क्षेत्र में पार्टी में संगठनात्मक दृष्टि से काम कर रहे थे वो कार्यकर्ता, और जिन कार्यकर्ताओं को पार्टी का लंबे समय से अनुभव था, उन सबको नवीन जिम्मेदारियां देकर के, और पार्टी चाहती है कि सर्वांगीण क्षेत्र में पार्टी का विकास हो, पार्टी की विचारधारा नीचे तक पहुँचे। उस ध्येय को, उस लक्ष्य को, विचार को लेकर के नए लोगों को जिम्मेदारियां दी है, और मैं ऐसा मानता हूं कि वो सब अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतर रहे, खूब मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। आप सब जो नए मंत्री हैं, जो पहली बार के मंत्री बने हैं, क्या बहुत इजी है कामकाज? सीख रहे हैं? डॉक्टर मोहन यादव भी नए हैं, मतलब उनका भी जब चयन हुआ तो लोग सरप्राइज्ड हो गए थे, सब कोई बहुत चौंक गए थे जब उनका नाम अनाउंस हुआ था। तो एक नई टीम है, बिल्कुल नया चेहरा है, जो कहीं से किसी को उम्मीद नहीं थी मुख्यमंत्री बनेंगे, लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे नए चेहरे जो आके मंत्री बन जाएंगे। तो कैसा तालमेल है, कैसी वर्किंग है? क्या पहले जो वर्किंग होती थी, जो पहले जो वरिष्ठ मंत्री थे और अब जो नए लोग हैं, अंतर है वर्किंग में? नहीं, अंतर तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अंतर कोई नहीं। आपने जहाँ तक डॉक्टर मोहन यादव साहब का प्रश्न उठता है, वो पूर्ण सर्वांगीण व्यक्तित्व के धनी है। वो एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे कुश्ती में पहलवान रहे, 5 सब्जेक्ट से अधिक सब्जेक्ट से वो स्नातकोत्तर हैं, PhD हैं, और ऐसा कोई सा विषय नहीं है जिस विषय को वो जानते नहीं। वो साइंस के छात्र रहे पर हिस्ट्री को बहुत अच्छे से हिस्ट्री को जानते हैं, वो अंतरिक्ष विज्ञान को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो नवाचार करने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और जैसा कि कैलेंडर हम देखते हैं, भारतीय कैलेंडर और ये जो पुराना कैलेंडर है, अंग्रेजी कैलेंडर, उसमें बहुत डिफरेंस है। और उस नवाचार में माननीय मोहन यादव जी विक्रम संवत को लेकर के जो कालिदास के समय से जो कैलेंडर बनता था, उस सब नवाचार को लेकर के वो भारत को, नवीन भारत को, विकसित भारत को प्रस्तुत करने में मध्य प्रदेश की अपनी एक अलग पहचान बनाने में लगे हुए हैं, और बहुत विद्वान व्यक्तित्व के धनी है। और हम सब की जो टीम है, हम सब जो 17 नवीन मंत्री जो आए हैं, वो सब अपने अपने क्षेत्र में पारंगत है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सब अपने अपने क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं, मन से काम कर रहे हैं। और नवाचार आपको अभी तो 200 दिन ही हुए हैं, 200 दिन में कार्य दिवस अगर हमें माने तो 85-86 दिवस तो आचार संहिता रही। हमें तो काम का अवसर ही सिर्फ 115-114 दिन मिला है, पर सब लोग अपने क्षेत्र में खूब काम कर रहे हैं। आपके अगर विभाग की हम बात करें
टेक्निकल एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, स्किल डेवलपमेंट है। तो इसको लेकर आप क्या विजन रख रहे हैं? प्रधानमंत्री जी का सपना था स्किल डेवलपमेंट को लेकर। उनने कहा भी है कि नए हुनर सिखाकर, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत गांव में बसता था, पर भारत कृषि प्रधान के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था, और इस भारत में ग्रामीण क्षेत्र में ही परिवार के सब सदस्य किसी न किसी हुनर को लेकर स्किल के काम में लगे रहते थे। एक मिट्टी के काम करने वाला, उसका पूरा परिवार मिट्टी के काम में लगा रहता, वो घड़े बनाने का काम हो, दीपक बनाने का काम हो, बर्तन बनाने का काम हो, खिलौने बनाने का काम हो। दादाजी भी वो काम करते थे, पिताजी भी वो काम करते, बहू भी उस काम में लग जाती, बेटे भी उस काम को लगते, तो नवाचार सभी लोगों को रोज़गार मिलता है। वो भले ही लोहारी का काम हो, सुतारी का काम हो, जो भी काम हो, या हम ये कहें कि हमारे सेन समाज का काम हो, हजामत बनाने का काम हो, दाढ़ी कटिंग का काम हो, ये नवाचार में पूरा परिवार लगता था और सबको रोज़गार मिलता था। आज उसकी आवश्यकता नहीं, धीरे धीरे आज गांव की कला लुप्त होती जा रही है। आवश्यकता है गांव की कला को वापस जागृत करना, उसमें नवाचार लाना। वन स्किल्ड वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है, और पुनः हम जो गांव में हमारी जो कला है, जो गांव का हुनर है, उसको वापस जगाने का काम हमारी सरकार करेगी। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। और ग्लोबल स्किल पार्क के बारे में आप क्या बताएंगे? उसको लेकर सरकार कितनी क्या योजना बना रही है? श्री गुरु रविदास जी के नाम से ग्लोबल स्किल पार्क बनने जा रहा है मध्य प्रदेश में, और इस ग्लोबल स्किल पार्क में हम ITI की जो पुरानी ट्रेडें छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटोमोबाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी विधाएं उन सब के काम सिखाने वाले। जो बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज में सक्सेस नहीं हो पाते थे, कम मार्क्स लेके आते, उसको हम ITI में हुनर सिखाएंगे उसकी रुचि के अनुसार। और आने वाले समय में इस ग्लोबल स्किल पार्क में सुई, धागे वाली सुई से लेकर वंदे भारत ट्रेन के पार्ट्स तक हम बनाने वाले इस ग्लोबल स्किल पार्क में। ड्रोन बनाने का काम, ड्रोन बनाने का, ड्रोन को चलाने का काम हम सिखाने वाले। हम कृषि, स्वास्थ्य, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेन, हवाई जहाज के पार्ट्स, ये सब इसमें बनाना सिखाने वाले। और वो हुनर उसकी रुचि के हिसाब से जो छात्र सीखना चाहेगा, 10th, 12th, 11th के बाद या ITI का छात्र, उसको हम सिखाएंगे। और सिंगापुर सरकार के सहयोग से यह कार्य हम करने जा रहे हैं। आपके विभाग के अंदर ITI भी आती है, और आपने कहा भी कि बहुत सारे हम इस्टेब्लिश करेंगे। इस बार के बजट में भी बात हो रही थी कि कुछ नए ITI बनेंगे, लेकिन जो पुराने ITI है उनके बारे में क्या? उनके बारे में कई बार ऐसी बातें आई हैं कि एक कमरे में चल रहा है, सुविधाएं नहीं है, व्यवस्था नहीं है। मेरा जहाँ तक विचार है, 262 ITI हमारे पास अभी हैं। 22 अभी नए ITI पहली कैबिनेट जबलपुर में माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, उसका काम भी प्रारंभ चल रहा है। जो पुरानी ट्रेडें हैं जिसमें रुचि लेना नहीं चाहते बच्चे, वो नई ट्रेड हम चालू करके, मैं बताने वाला हूँ आपको कि कुछ नवाचार करके हम दिखाने वाले, और वो नवाचार आज की हमारी युवा पीढ़ी सीखना चाहती, वो करके दिखाएंगे। अभी जो आपने कहा कि ITI एक रूम में चल रहे, ऐसा नहीं है। अब ITI में कुछ नए विकसित हम करने वाले। अभी जुलाई से वृक्षारोपण का हमने लक्ष्य लिया है। 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में लिया है। हमने भी ITI के माध्यम से सभी ITIओं में कम से कम 200 वृक्ष लगा रहे हैं, और वृक्ष का ट्री गार्ड हम खरीद के नहीं लाएंगे। मेरे ITIs में जो स्क्रैप से निकली है, उस स्क्रैप से हम उसका ट्री गार्ड बनाने का काम करेंगे, और सर्वाधिक छात्रों को वृक्ष लगाने का काम भी करेंगे, जिससे ओजोन परत और ये जो वातावरण को शुद्ध करने का पर्यावरण के माध्यम से
काम किया जा सके। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जो स्क्रैप है उसी से जो ट्री गार्ड बनेगा। आप जिस जिले से आते हैं, आप पहले अनुसूचित जाति वर्ग के हैं जिनको मंत्री पद का दर्जा दिया गया, इससे पहले किसी को भी नहीं दिया गया। नहीं जी, मेरे ज़िले में मुझसे पूर्व में मेरी विधानसभा क्षेत्र में सम्मिश्र सरकार के समय 1967 में एक मंत्री बने थे। उसके बाद मैं मेरी ज़िले की मेरी विधानसभा में दूसरी बार मंत्री बना हूँ और उसको लेकर के बहुत सारी आशाएं, अपेक्षाएं। और मैं एक छोटे से मध्यम वर्गीय परिवार का एक शिक्षक का बेटा हूँ। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मैं पार्टी ने विश्वास किया तो मैं उस पर खरा उतरूँगा। मैंने जीवन के सभी उतार चढ़ाव को देखा है। शिक्षक का बेटा होने के नाते मैंने अपने काम की शुरुआत जब भारत में 1975 में मीसा कानून लागू किया था और बलात् कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के तथाकथित प्रधानमंत्री द्वारा मीसा की धारा लगाकर और मीडिया और स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस समय मेरा बाल्यकाल प्रारंभ हो रहा था, तो मैंने वो सब देखा है। और चूँकि मेरे पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे तो संघ का प्रभाव रहा, तो मैं एक अच्छा कार्यकर्ता बनने का प्रयास कर रहा हूँ। आप संघ से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं और इस बार हम देख रहे हैं कि जो मंत्रिमंडल में लोग आए हैं वो आप ही की तरह है, मतलब जो संघ से सालों से जुड़े रहे, पार्टी का काम करते रहे, बिना किसी आशा के, बिना किसी उम्मीद के, निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करते रहे। तो क्या बीजेपी कुछ बदल रही है? ऐसे कार्यकर्ताओं को लेके सामने आ रही है जो सालों से पार्टी से जुड़े रहे हैं निस्वार्थ भावना के? संघ कार्य व्यक्ति निर्माण का कार्य, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति राष्ट्रीय भावना जगाकर समाज की सेवा में उसको लगाने का हमारा कार्य है। और हम सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में जो जिस क्षेत्र में पारंगत उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे। ये स्वर्णिम भारत बनाने का काम करेंगे, ये विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। देश के सर्वशक्तिमान वैश्विक नेता सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का जो विजन है 1947 का, उस विजन को पूरा करने में हम सब प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करेंगे। आप 2 बार के विधायक हैं, तो इस बार जब आप जीते थे आपको उम्मीद थी कि आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? हम सब लोग पार्टी का जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करते जो काम मिला, हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि पार्टी हमें इस मुकाम पर पहुंचाएगी। और मेरी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हम लोग 24 घंटे हमारे दल के विषय में सोचते हैं, पार्टी के विषय में सोचते हैं। शेष कोई समय बचता है तो हम परिवार के विषय में सोचते हैं। पार्टी ने मुझे इस योग्य समझा तो मैं काम करूंगा और जो भाग दिया उसके लिए। तो आपके पास जब सूचना आई तब आप कहाँ थे, क्या भावनाएं थी उस समय, क्या आपके रिएक्शन थे? सूचना आई जब मेरा रिजल्ट तो आ चुका था, 25 दिसंबर की घटना है। मैं भारत के यशस्वी स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। उनके चित्र पर माल्यार्पण करने शहर के चौक में स्टेचू पर माल्यार्पण कर रहा था। दीप जल रहे थे और उसी समय फ़ोन आया तो म्यूजिक बज रहा था, पार्टी के राष्ट्रगान हो रहा था, राष्ट्रगीत। तो म्यूजिक में सुनाया नहीं, 3-4 बार फ़ोन आया तो पता नहीं लगा। फिर किसी मित्र के पास टेलीफोन आया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बात करना चाहते हैं। लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे का समय होगा। मैंने पास की एक दुकान में जाकर शॉप में फ़ोन उठाया तो यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं संदेश दिया, वो बोला 3 बजे आपको राजभवन पहुंचना है। बस यही सब संदेश था और मन को प्रसन्नता हुई कि मुझे मेरे दल ने इस योग्य समझा। और मैं एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति, सबसे पीछे की लाइन का व्यक्ति, सामाजिक रूप से भी, और मुझे इस योग्य समझा तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब शपथ लेने पहुंचा, अखबारों में, टीवी पे जब
पट्टी चलने लगी तब क्षेत्र के लोगों को पता लगा। और राजभवन के आसपास मैंने देखा, जब मैं बाहर निकला तो मेरे क्षेत्र के आम कार्यकर्ताओं में बहुत खुशियाँ थी, खुशियों की पराकाष्ठा में थी। आपके आंखों पे अभी भी आंसू आ गए, आपकी आंखें छलक रही है। बिल्कुल बहुत बहुत अच्छा पल वो रहा होगा। सुबह 9 बजे की बात है जब आपको ये खबर मिली कि आपको पहुंचना है और आपका शपथ है, और आप बता नहीं पा रहे होंगे किसी को। तो वो एक रहता है, आप था बता कि नहीं सकते खुशियाँ- जब तक शपथ नहीं होती है, जब तक आपका नाम नहीं अनाउंस। तो क्या आपने परिवार वालों को बताया था? नहीं, परिवार वालों को भी टीवी में देखा, मेरे परिवार वालों ने, बच्चों ने, परिवार के लोगों ने टीवी में देखा कि पापा आज जल्दी क्यों निकले। तो मुझे मेरी विधानसभा के पास में पचोर में भूमि पूजन करना था, तो मैं पचोर शहर में भूमि पूजन हुआ। उसके बाद कार्यक्रम के बाद सीधा लगभग 12:30 बजे तक पचोर में भाषण भी हुआ। फिर सांसद जी ने पूछा क्या कार्यक्रम है, तो मैंने कहा मुझे भोपाल जाना है। तो भोपाल क्यों जाना, तो मैंने कहा वैसे ही मेरी इच्छा है कि राजभवन में जो शपथ विधि समारोह है इतना सबका हिस्सा ले लेता हूँ, मैं भी जाता हूँ। ये सब मैंने किसी को बताया नहीं था। हाँ, पर जब यहाँ पहुँचा राजभवन में तो अंदर पहुँचा, मेरा एक पास बना हुआ था, अंदर एंट्री थी, आप सब पत्रकार वहाँ पर उपस्थित थे। और जब अंदर पहुँचा तो परिवार के लोग बाद में आए, मेरी पत्नी बच्चों की भी अंदर, चूँकि पास नहीं बन पाया था, एंट्री नहीं हुई। हाँ, एक बार वाक़या ज़रूर मैं बताऊंगा। जैसे ही मैं राजभवन से शपथ लेकर के बाहर आया तो सबको व्यवस्था थी, सभी जो जिनने शपथ ली थी उनको वाहन से, अपने वाहन से आना था शासकीय, पर मैं तो अपनी मस्ती में मस्त था। मैं राजभवन से पैदल आया, तब मुझे एक राजभवन के गेट के बाहर ही एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकार मिली। उनका, उस बहन का नाम था मुक्ता पाठक, जिसने पहला मेरा इंटरव्यू लिया। अच्छा। मैं उसको जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि पीछे मेरा परिवार खड़ा था जिसको अंदर एंट्री नहीं हुई थी, और सब में खुशियों के आंसू थे। हाँ, आप अभी भी बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो पूरे वाकया को याद करके। जाहिर तौर पे एक बहुत खुशी का पल है आपके लिए, आप याद रखेंगे इसको। देखिए, जो आप लोगों के बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, हम कार्यकर्ता की पार्टी है, तो आपको लगता है कि ये वाकई में ये बात सही है? जनरल बीजेपी में भी हम सिर्फ दल को प्राथमिकता देते, हमारे विचार को प्राथमिकता देते। और मेरे विषय में आप जानकारी ले सकते हैं, मेरा छोटा भाई अभी भी मजदूरी करता है, और आपने अखबारों में भी देखा होगा सबसे नीचे की पंक्ति का, या कहें कि जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स नहीं देने वाला अगर कोई मंत्री है तो उसका नाम गौतम टेटवाल। अच्छा। और सच्चाई भी यही है। मेरी कोई स्पेशल संपत्ति नहीं है, और मैं चूँकि एजुकेशन मेरे पिता ने बहुत अच्छा कराया, मैं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, कृषि से स्नातक हूँ, और उस क्षेत्र में काम करने का अवसर समझता हूँ। जो प्यार आपने कहा, ये प्यार जब मैं अपने मंत्री बनने के बाद गृह क्षेत्र में गया था, तो जो प्यार मुझे मिला वो प्यार मैं कभी भुला नहीं सकता था। ऐसा कोई घर, कोई मजला, कोई टोला, कोई परिवार, कोई दुकानदार, कोई बहन, कोई भाई नहीं था, कोई कर्मचारी नहीं था जिसने अपने इस लाडले बेटे का, अपने इस बेटे को गले नहीं लगाया, उसका स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया, सबने सब। तो आप इतने जब भावुक हो जाते हैं, इतना आप ये, तो आपके कई बयान कितने कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। आपने कहा कि वो रिजर्वेशन को लेकर कहा कि कोई भी रिजर्वेशन की बात को हाथ लगाएगा तो हाथ आग लगा देंगे। फिर आपने गौ माता को लेकर कहा कि अगर वो रोड पे आ जाएंगे तो पंचायत है वो जिम्मेदार होगा। तो ये सब बयान काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गए। कंट्रोवर्सी नहीं कहेंगे दीदी, मेरे दल ने भी कब कहा कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे? कब किसका स्टेटमेंट आया? तोड़ मरोड़ के विपक्ष के लोगों ने उसको परोसा गया। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, और ना ही मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई स्टेटमेंट आरक्षण को लेकर के हमने कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा था तब शोषित, पीड़ित, वंचित समाज के उत्थान के लिए जो बात की थी, अगर जो बाबा साहब को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, तो वो समझ में आएगा कि बाबा साहब
बाबा साहब क्या थे और बाबा साहब ने ये सब क्यों किया था, अंबेडकर को समझना पड़ेगा। और अंबेडकर को समझने वाले लोग शायद देश में कम हैं। अंबेडकर ने उस वर्ग को समानता की बात की थी, बराबरी के अधिकार की बात की थी। आरक्षण को लेकर के जो लोगों की धारणा है वो गलत धारणा है, और उसको प्रचार प्रसार करके भी विपक्ष ने जो किया है वो हो सकता है कि कुछ लोगों को गुमराह कर दिया, पर परिणाम अच्छे आएंगे और मेरा दल, मेरी पार्टी उसमें काम कर रही है। रहा गौमाता का, तो गौमाता को हम आस्था से देखते हैं, गौमाता को विश्वास के रूप में देखते हैं, गौमाता को हम भगवान के रूप में देखते हैं। और गौमाता एक ऐसा जीव है, जब हम भगवान शिव परिवार को देखते हैं तो भगवान शिव के पास में गौमाता दिखाई देती और माता भगवती के पास में सिंह दिखाई देता है, और उधर शिव के गले में सर्पों की माला दिखाई देती। मतलब हमने सभी वर्ग का इस धरती के ऊपर सम्मान किया, और सदाशिव के बगल में गणेश और साथ में चूहे भी हमें दिखाई देते हैं। मतलब हम सभी वर्ग का सम्मान करते हैं, बिलपत्र के रूप में भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि जो जीव मात्र की हम की पूजन भी करें, और गौ माता तो एक ऐसा जीव है जो व्यक्ति को देती है, गौ माता से मिलता ही मिलता है। इसलिए हो सकता है, मेरा दल भी चाहता है, और साथ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग एक गौ की रक्षा के लिए, गौ की सेवा के लिए 40 रुपया प्रतिदिन गौ की सेवा के लिए गौ सेवकों को कहा गया है कि 40 रुपये प्रतिदिन की राशि उनको मिलेगी। जैसे लाडली बहना को हम 1500 रुपये प्रतिदिन दे रहे हैं, हमारी बहना को एक गौ माता के लिए 1200 रुपये की राशि उसके भोजन के लिए हम दे रहे हैं। ये कम नहीं है। तो गौ माता की रक्षा की आज आवश्यकता है, और उसको जागरूक करने के लिए, समाज में गति लाने के लिए मैंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, विशेषकर जनप्रतिनिधि को, जिसमें मेरी स्वयं की भी जिम्मेदारी कि हम गौ की रक्षा के लिए अच्छी गौशाला भी रखें और स्वयं भी गौ का पालन करें। देखिए, अभी राहुल गांधी का जो लोकसभा में भाषण था, उसको लेके बीजेपी बहुत सारे आरोप लगा रही, बहुत प्रतिक्रिया आ रही है। तो आप कैसे देख रहे हैं उनके उस बयान को? हिंदू हिंसा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गठबंधन जो है उसकी जीत है, तभी राम मंदिर मूवमेंट की फेलियर है। तो इन बयानों को आप कैसे देख रहे हैं? अभी राहुल जी को, उनके दल को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय समाज को सिखाने की आवश्यकता है। राहुल जी को भारत को समझना पड़ेगा। पदयात्रा करने से भारत समझ में नहीं आएगा, लोगों के दुख दर्द में जाने से भारत समझ में नहीं आएगा, किसी के घर में बैठ के और भोजन करने से भारत समझ में नहीं आएगा। भारत को समझना है तो भारत के की पीड़ा को समझना पड़ेगा, भारतीय समाज को समझना पड़ेगा, परंपरा को समझना पड़ेगा, इस रेशम के धागे को समझना पड़ेगा, गुरुओं की परंपरा को समझना पड़ेगा कि इस भारत में गुरुकुल की सीधी परंपरा थी। गुरुकुल के माध्यम से हम सब कुछ सीखते थे। राजा का बेटा हो या रंग का बेटा हो, मजदूर का बेटा हो, एक छत के नीचे गुरु के साथ शिक्षण ग्रहण करते थे, और साथ में गुरु का जो आदेश होता था वो करते थे। भिक्षावृत्ति करके राजा का बेटा भी भिक्षावृत्ति करता था, ब्राह्मण का बेटा भी भिक्षावृत्ति करके और गुरु के सामने रखता था कि भिक्षा में ये लाया। उससे अपना अहंकार मरता था, अपना मद मरता था, और सीखने को भी मिलता था। उस गुरु शिष्य परंपरा को राहुल जी को सिखाने का अवसर है, वो सब सिखाना पड़ेगा। और जो कहीं हिंदू कहाँ हिंसक हुआ, हिंदू ने तो अपना बचाव किया है, हिंदू कभी हिंसक हुआ ही नहीं। और अगर हिंदू हिंसक होता बहन, तो लगातार आक्रमणकारी मेरे देश के ऊपर आक्रमण कर रहे और इस देश में बस गए। उनकी संस्कृति को भी हमने अपना लिया था, पर अब शुरुआत आ गई है कि हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को वापस, भारत को, भारत माता को पुनः स्थापित करके और जग सिरमौर बनाए भारत को पुनः स्थापित कर अपने सम्मान को स्थापित करने की आवश्यकता है, और नरेंद्र भाई मोदी उस कार्य में लग गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी, आपने बहुत विस्तार से बात की। आप स्वदेश न्यूज़ के हमारे चैनल में आए, हमारे कार्यक्रम सबकी बात के लिए आपने इतना सारा समय निकाला। जाते जाते आप स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं खास तौर से स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों को
बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और आप समाज में जो फैले हुए अंधकार को दूर करने का काम कर रहे हैं, और समाज में हर क्षेत्र में स्वदेश न्यूज़ को मैं देखता भी रहता हूँ, तो स्वदेश न्यूज़ समाज में समाज की बुराइयों को भी सामने ला करके उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुक्ता दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता को, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आपने मुझे बुलाया, इस योग्य समझा। पुनः धन्यवाद। भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने आपको मिलाया राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम टेटवाल जी से। बहुत इंस्पायरिंग है इनकी जो पूरी जर्नी है, लाइफ की जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी। इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।